today we will discuss the topic interpretation of test scores कि हम जब इंटरप्रेट करते हैं, जब असेसमेंट के बाद हमारे मार्क्स वगैरह लग जाते हैं, तो उसके बाद जो है हमें कॉम्प्लीमेंट्स देकर हमारे परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब किया जाता है। तो वो किस तरीके से किया जाता है, वो गुड, पास और ये एक्सेलेंट हमारी परफॉर्मेंस के साथ कैसे हमारी परफॉर्मेंस को जज करके रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका रिमार्क्स उसको। इसके 4 बेसिक हमारे पास स्केल्स हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल। जो नॉमिनल है वो बेसिकली आप कैटेगरी और नेम्स वगैरह आपका होता है, आपकी जो है एज, जेंडर वगैरह इसमें आता है। ऑर्डिनल में आपके पास एक ऑर्डर होता है, आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ऑर्डर वाइज करते हो नंबर्स वगैरह। इंटरवल में आपके पास जो है आप देखते हो कि एक आपने जो टेस्ट लिया वो इक्वली हर नंबर पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपने एक 5 मार्क्स का इंटरवल लिख दिया, तो 5 मार्क्स का हर क्वेश्चन डिपेंड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, वो आप चेक करते हो। इंटरवल और रेशियो में 20 पॉइंट्स होते हैं, इसके अंदर आपके पास मनी मार्क्स वगैरह आ जाते हैं, जो कि एटलीस्ट मतलब ये होता है कि इनमें ज़ीरोज़ तो आते हैं बट इनके ज़ीरो होते नहीं हैं, प्रेजेंटली वो ज़ीरो नहीं होता मार्क्स। इसी में यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है हमारे पास, डिस्क्राइब कर रहा है, जिसमें एब्सोल्यूट सबसे पहले आ जाता है। उसमें एब्सोल्यूट में सिंपली आप जो है डेली थिंग्स आपकी आ जाती हैं। आप कह देते हो कि एक आपने फॉर एग्जांपल कह दिया 6 इंचेस टॉल है, ये 6.5 इंचेस टॉल है, ये आपका सिंपल एक वर्ड आ जाता है। या आपने एक सिंपली क्लास टेस्ट दिया होता है, जिसके अंदर कोई एक कंपटीशन नहीं होता बेसिकली। और दूसरा आ जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस, जिसमें आपके पास एक कंपटीशन होता है, जिसमें आपके पास एक क्राइटेरिया होता है और आपके पास एक एवरेज मार्क्स होता है जो आपने गेन करना होता है। कंपेयर द पर्सन परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड और क्राइटेरियन कि आपके पास एक स्टैंडर्ड है और वो आपने उसको कंप्लीट करना है। एक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है जो आपके अपने ही ग्रुप के अंदर आपको जज किया जाता है। कार्टेशियन रेफरेंस टेस्ट में ये होता है कि आपका ओवरऑल आपके एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे टेस्ट हो रहा होता है, जिसमें एक एवरेज मार्क्स रख दिए जाते हैं। जैसे कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें 33 वाला परसेंट वाला पास होता है, उसी तरीके से यहाँ पर ये मार्क्स आ जाते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में ये होता है कि आपने अपने ही ग्रुप में, आपने अपनी क्लास में सिर्फ क्या पोजीशन गेन की, कितने परसेंट मार्क्स। अब इसमें जो है 4 मेथड्स हैं, जो कि मेथड यूज़ किए जाते हैं इंटरप्रेट करने के लिए टेस्ट स्कोर्स में। वो है बाय कंप्यूटर, बाय सेंट्रल टेंडेंसी और बाय परसेंटेज और बाय क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब बाय कंप्यूटर में सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आते हैं कि आप अपना पूरा डाटा इसमें एंट्री करते हो। ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं और उसी के अंदर ही आपकी जो है साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसमें ही आपका जो है परफॉर्मेंस भी जज हो रही होती है और उसमें ही आपके जो है मार्क्स भी इंटरप्रेट हो रहे होते हैं। तो वो ये आपके पास बाय कंप्यूटर में हो जाता है। और एक आपके पास और ऑप्शन होती है कि आप मैनुअली आप टेस्ट लेते हो और सारा कुछ करते हो, उसके बाद जो है आप एक्सेल पे अपनी शीट बनाकर अपना सारा डाटा वहाँ पर एंटर करके आप अपने एक परफॉर्मेंस चार्ट बना लेते हो, जिसके अंदर आप के पास एक डिजिटलाइज एक चार्ट हो जाता है, आपके पास परफॉर्मेंस आ जाती है, जो आपके लिए इजी होता है आप हैंड रिटन करने के बजाय। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटरप्रिटेशन बाय सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी ये होती है कि जब आप थ्री, इसमें से बेसिकली मेन, मीडियम एंड मोड्स, 3 सेंट्रल टेंडेंसी आती है, फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाते हैं मैयर करने के लिए आपकी परफॉर्मेंस। तो अब जब मीन है उसमें आपके पास ये होता है कि आप सारी वैल्यू, सारे ये जो है सारे नंबर्स को आप जो है ऐड कर लेते हो, तो जो आपका वो एंड पर आ जाता है वो आपका रिज़ल्ट हो जाता है। फिर मीडियम में आपके पास सेंट्रल वैल्यू आती है, आपके पास पहले आप अपनी लेफ़्ट साइड और राइट साइड की दोनों वैल्यूज़ के कंपेयरिंग कर लेते हो, उसके बाद आपके पास सेंटर में एक वैल्यू आती है, वो आपके पास आती है सेंट्रल टेंडेंसी। मीडियम आपके पास आ जाता है। मोड में आपके पास होता है कि जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे होते हैं मार्क्स, तो आप देखते हो कि कितने बच्चों के एक ही मार्क्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो एक ही उसमें आ जाते हैं। उसके अंदर उनकी एक जगह परफॉर्मेंस लिख दी जाती है। जैसे एक
एक क्लास में 2 बच्चों की 93% परसेंटेज आ रही है, तो वो 1 और 2 आपस में इस तरीके से हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड आ जाएंगे। फिर उसके साथ होंगी, दोनों की परफॉर्मेंस सेम ही होगी, बेसिकली उनकी नंबरिंग ऊपर नीचे आ जाएगी। इसी तरीके से बाकी सारे भी आपके पास मीन मीडियम मोड में आ जाते हैं। इसमें बेसिकली आप जो है सेंटर वैल्यू देखते हो कि सेंटर जो है आपके पास किस तरीके की, इसके अंदर एक बेल बनी हुई होती है, बेल शेप होती है, वो आप देखते हो कि वो किस तरह से जो है यहाँ पर नीचे देखें तो ये यहाँ पर ये एक बेल बनी हुई है, जैसे कि मीन मीडियम मोड में। अब ये जो फ्रीक्वेंटली जा रही है, एक प्रॉपर बेल बनेगी तो वो ठीक होगा, आपका टेस्ट भी ठीक है, इस पर आपका मार्क्स की जो है जो आपने मार्क्स इंटरप्रेट किया वो भी ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस भी, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस भी ठीक है, आपने जो नॉलेज प्रोवाइड की वो भी ठीक है। अगर आपके पास इस तरीके से परफॉर्मेंस है कि एक जगह बिल्कुल ही जाकर बहुत ज़्यादा 1% पे फ्लिप कर रही है, ऊपर जाती है, और उसके बाद फिर बिल्कुल नीचे चली जाती है, तो इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो आपके लिए सही नहीं होती, कि आपकी जो है इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होती है। इसमें होता है कि आपने या तो नॉलेज सही नहीं दिया, या फिर जो है स्टूडेंट ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, या फिर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में कोई इशू है। तो इस तरह की बहल के लिए हमें ये होता है कि मीन मीडियम मोड का तीनों का बैलेंस होना ज़रूरी होता है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को बता रहा होता है कि ये आपकी तो ओवरऑल परफॉर्मेंस है सेंट्रल टेंडेंसी में। यहाँ पर एक हिस्टोग्राम का जो है एक ग्राफ भी है जो कि जज करता है परफॉर्मेंस को। ये वाला एक ग्राफ है, एक ग्राफ ये है। इस ग्राफ के मुताबिक बेल बनेगी तो बिल्कुल ठीक बनेगी। इसमें अगर हम यूं करके जा रहे हैं तो ये एक बेल शेप दे रही है। अगर हम यहाँ देखें तो ये एक बिल्कुल एक पीक पॉइंट दे रहा है, बेल शेप नहीं बना रहा है, एक पीक पॉइंट दे रहा है और फिर नीचे चला जा रहा है, जो कि एक लो वैल्यू दिखा रहा है, एक लो परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ये एक और ग्राफ है जिसमें एक प्रॉपर बेल बनी हुई है, जिसमें मीन और मीडियम जो है आपका बिल्कुल सेंटर में है, और आपकी जो बाकी परसेंटेज है वो आपके लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर आ जाती है, जो कि एक सिस्टमेटिक वे में ये सारा दिखाती है। परसेंटेज हम जिस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, हर बच्चे की एवरेज परसेंटेज जो होती है, फॉर एग्जांपल एट दिस 74 percentage is higher than 75% of the other scores and lower than the 25%। अगर आपके मार्क्स 25% से होंगे आएंगे तो वो लोअर चलाएंगे, और अगर आपके पास 75 से अबव आएंगे या 75 आएंगे तो आपका मार्क्स और आपकी जो परफॉर्मेंस है एवरेज होगी में आएगी। ये आपकी आप इसमें इंटरप्रेट करते हो अपने स्कोर को, अपने जज करते हो किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस जा रही है। यहाँ पर एक क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में आपका मिनिमम स्कोर दे दिया जाता है, जिससे आपके पास इजीली आपको पता होता है कि मैं एटलीस्ट इतना तो स्कोर करूँ ना अपना, कि एटलीस्ट मैं पास हो जाऊँ, मैं अपनी 33% से अबव परसेंटेज तो लूँ ना, ताकि मैं अपनी कहीं तो स्टैंड करता हूँ। बस हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं कि क्यों हम जो है टेस्ट को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। तो फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन इंटरप्रेटिंग टेस्ट स्कोर्स, के हम कौन से फैक्टर्स को हम मद्देनज़र रख के अपने टेस्ट के मार्क्स की या टेस्ट की परफॉर्मेंस देखते हैं। हमारे पास होता है पर्पस ऑफ द टेस्ट के हमारे पास क्या पर्पस है टेस्ट का, फिर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेस्ट कि क्या हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है या क्या कंटेंट है हमारे पास, कि हमने किस वजह से टेस्ट लिया। दूसरा, हमारे पास क्या मवाद है टेस्ट का, क्या मकसद है, या क्या क्या पैटर्न है हमारे पास टेस्ट का, या वो क्या माशरे में उसका परफॉर्मेंस है, क्या आपका नॉर्म ऑफ द टेस्ट, क्या आपका मकसद क्या है टेस्ट का, ठीक है, कि आपकी ओवरऑल माशरे में परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। आपके पास नो द टेस्ट पर्पस क्या होता है कि आपने देखने के मकसद क्या है, आपकी अचीवमेंट क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट है, ये किस डिफरेंट बेसिस गोल पर आप टेस्ट को अचीव कर रहे हो। फिर आपके पास आ जाता है कॉन्टेक्स्ट या कंटेंट। यहाँ पर आप देखते हो आप किस
क्लियर कर रहे हो, कौन सी आप की एज है, क्या लेवल है आपका, 1 क्लास का 2 क्लास का स्टूडेंट है या हायर लेवल क्लास का है, या कोई ऐसे एवरेज टेस्ट लिया जा रहा है जिसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जा रही है। जैसे कि एक आइल्स का टेस्ट हो गया, एक जिसमें जी मैट के टेस्ट हो गया, लैंग्वेज परफॉर्मेंस टेस्ट है या फिज़िकल परफॉर्मेंस टेस्ट है। इस तरीके के टेस्ट लिए जाते हैं जो इसमें आप देखते हो कि आपका मकसद क्या है अचीव करने का। कंपेयर ऑफ नॉर्म्स आर और नॉर्म्स और एवरेज स्कोर आर टिपिकली प्रोवाइडेड फॉर कंपैरिजन ऑफ टेस्ट। आप देखते हो कि आपने जो है टेस्ट दिया है वो किस लेवल पे जाके दिया, कि आपका टेस्ट क्या दे रहा है, आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की लेवल की दिखा रहा है वो। और फिर इसके बाद लुक ऑफ द पैटर्न के आपके पास कितने एमसीक्यूज़ होने चाहिए, कितने जो हैं क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के होने चाहिए, कितने जो हैं आपके पास जो है वीक क्वेश्चंस होना चाहिए, कितने आपके पास टफ क्वेश्चन होने चाहिए, कितने आपके पास इजी क्वेश्चंस उसमें इंटरप्रिटेट किए हुए हों जो कि आपकी परफॉर्मेंस को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसमें आपकी जो है पैटर्न ऑफ द टेस्ट भी बहुत मैटर करता है। वीकनेस आपके ओवरऑल टाइम आपका बेसिकली देखा जाता है कि आपके पास टाइम कितना है। आपके पास 30 मिनट्स है एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के, 30 एमसीक्यूज़ 30 मिनट्स में आपने सॉल्व करने हैं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ये भी जज किया जाता है। इसमें आपके पास यहाँ पर फिर से वो टाइप्स आ गई जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस किए थे, जिसमें आ जाता है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नॉमिनल में यहाँ पर दिखाया है नेम वेरिएबल आता है, फिर ऑर्डिनल में आपके पास नेम्ड और ऑर्डर वेरिएबल्स आ जाते हैं, फिर आपके पास इंटरवल में नेम, ऑर्डर्स और पोटेंशियलेट्स इंटरवल बिटवीन वेरिएबल, कि आपके पास किस तरह की पोटेंशियल है, आपका क्या आपका मकसद है, इसमें किस तरीके से आ जाते हैं। एक इसमें है आपके पास रेशो में इसमें प्लस हो जाता है कैन अकोमोडेट एब्सोल्यूट ज़ीरो, क्या वो एब्सोल्यूट ज़ीरो से आगे बढ़ भी सकता है या उसको परफॉर्मेंस से ही दे फ्रॉम दिस सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें जो है या इसमें जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में बात की गई है कि एक क्लास में फॉर एग्जांपल 10 या 20 बच्चे हैं जिन्होंने एक टेस्ट दिया है और उसकी जो सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू हम जब जज कर रहे होते हैं तो हम उसमें देखते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में हम ये देखते होते हैं कि हम ये नंबर्स जो हैं वो किस तरह के हैं, कितने लोगों ने कितने मार्क्स लिए हैं और सेंटर पॉइंट्स कितने हैं जो कि वो उसकी बेल शेप को रिप्रेजेंट करें। तो जैसे सेंट्रल पॉइंट पे अगर बच्चों ने ज़्यादा बच्चों ने कोई स्टार्ट हुआ है 5 मार्क्स से या 6 मार्क्स से स्टार्ट हुआ है बेल का स्टार्ट, तो 7, 8 और 9 मार्क्स जो होंगे उसकी सेंट्रल पॉइंट होंगे और 10 मार्क्स उसका डाउन पॉइंट होगा दोबारा, क्योंकि जब वो बेल बन रही होती है तो उसकी शेप के लिए तो जो सेंटर पॉइंट्स जो 3 उसके बेसिस बनेंगे जो हमें मीन, मीडियम और मोड के ऊपर सारे जो डिपेंड होंगे, तो वो जो होगी मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी होंगे कि ये वैलिड नंबर्स हैं जिन्होंने गेन किए हैं। और वो किस तरह से गेन करेंगे वो इसमें जो है वो आपकी नॉलेज पे उनके डिपेंड करते हैं कि वो कितना नॉलेज उसमें पुट करते हैं, इनपुट करते हैं अपने टेस्ट में, तो फिर उस हिसाब से उनकी जो है मार्क्स आते हैं। यहाँ पर रेंज में सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने हाई स्कोर्स हैं और कितने लोअर स्कोर्स हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी होती है ये। इसमें हाँ हाईएस्ट स्कोर्स मैक्सिमम नंबर्स होते हैं, हाईएस्ट स्कोर्स में से जब हम लोअर स्कोर जो माइनस कर देंगे तो वो हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट कितने हैं जो पास हुए हैं और जिन्होंने कितने मैक्सिमम नंबर हासिल किए। क्वार्टाइल डेरिवेशन जिसमें 3 पार्ट्स जो हैं आपके 3Q माइनस 1Q इसका फॉर्मूला है, जो कि आपके 4 क्वार्टाइल का मतलब 4 पार्ट्स है ना एक, तो 4 पार्ट्स में से जब आप 3 पार्ट्स को एक साइड पे कर दोगे और एक पार्ट को आप एक साइड पे कर दोगे, एक पार्ट आपका 25% पे डिपेंड करता है और बाकी का सारा पार्ट आपका 75 पे डिपेंड करता है। तो जो 75 मार्क्स वाला होगा वो थर्ड क्वार्टर में आ रहा होगा और वो आप इसके अंदर नंबर हासिल करोगे तो वो आप पास हो जाओगे और आपके जो है अच्छे नंबर क्वालिफाई होंगे। और अगर 25 में जा रहे हो तो वो आपकी लोअर परफॉर्मेंस में चला जाएगा और आप जो है
वो आप उसके हिसाब से नंबर जो है गेन नहीं करोगे। एवरेज डेरिवेशन में यह आता है कि आपने मैक्सिमम नंबर्स कितने लिए हैं। एवरेज डेरिवेशन को इज़ ऑल्सो नॉन average derivation is also called mean derivation. It refers to the average of derivations of all scores from their means. It does not consider sign negative and positive of the scores. That is, all derivation uh, uh, whether plus or minimum are treated as positive. आपके पास अगर ज़्यादा मार्क्स है तो वो 6 मार्क्स आएंगे, और अगर आपके पास लोअर मार्क्स है तो वो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव में नहीं होगा, मिनिमम मार्क्स होंगे। मिडल मार्क्स, जो मिडल रेंज ऑफ मार्क्स होंगे ना, वो एवरेज में आ जाएंगे। जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेज देखी जाती है, तो वही चीज़ इसमें भी बताएगी कि एवरेज डेरिवेशन क्या है। उसके बाद आ जाता है स्टैंडर्ड डेरिवेशन। स्टैंडर्ड डेरिवेशन में बेसिकली आप जो है ये देखते हो कि इसमें आप एवरेज स्टैंडर्ड डेरिवेशन में बेसिकली आप ये देखते हो, ये बेसिकली रिप्रेजेंट होता है स्क्वायर रूट से, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस से। इट इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ measures of variability. It is employed in experimental work. Variance refers to the average of the square derivation of the measures or scores from their means. Standard derivation is used when scores are not widely डिप्रेस्ड और स्कैटर्ड, वाइडली डिप्रेस्ड और स्कैटर्ड। ठीक है, आप यहाँ पर ये देखते हो कि सबसे पहले कितने एवरेज मार्क्स हैं। ठीक है, मैं एवरेज मार्क्स के थ्रू आप अपना स्टैंडर्ड डेरिवेशन देखते हो कि कहाँ आपका टेस्ट जो है स्टैंड कर रहा है, कितने पॉसिबल तरीके से स्टैंड कर रहा है, और आप इसको स्क्वायर रूट के थ्रू जो है इसका आंसर निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेरिवेशन में आप ट्रू स्कोर्स देखते हो। बेसिकली आपके जो स्कोर्स हैं वो कितने वैलिड हैं, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर इसके क्वार्टर, इसका जो इसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट का, वहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करते हो डिवाइड करके, और उसके बाद उसका आंसर निकालते हो। तो रॉ स्कोर्स आपके एक्स होते हैं, मीन आपका आता है, और स्टैंडर्ड आप इसके अंदर जो आपका मीन निकलता है ना सेंट्रल टेंडेंसी से, वो वैल्यू होती है। रॉ स्कोर्स होते हैं आपके, और स्टैंडर्ड डेरिवेशन के जो है स्क्वायर रूट नीचे लगा कर, ये फार्मूला लगा के आप जो है उसको ट्रू स्कोर्स जो है फाइंड आउट करते हो कि 100 में से 100 है, या 100 में से 30 वैलिड है, या अगर 100 में से 100 है तो ठीक है, और अगर 100 में से 30 मार्क्स आ रहे हैं तो इसमें कोई एरर है, टेस्ट सही ना नहीं था, या फिर कितने बच्चों के जो है ज़्यादा मार्क्स, अगर 2-4 बच्चों ने 100 में से 90-80 मार्क्स लिए तो इट्स मीन के टेस्ट नहीं सही था, क्योंकि बाकी क्लास भी तो है ना, उनको नहीं समझ आई। इट्स मीन के कुछ ना कुछ गड़बड़ थी जो कि बाकी स्टूडेंट नहीं कर सके, और उनके लिए हमने स्टैंडर्ड डेरिवेशन के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके का टेस्ट है, सही है या नहीं है, इसके ट्रू स्कोर्स गेन हुए हैं कि नहीं हुए। उसको बार बार टेस्ट को भी लेंगे हम, चेक करते रहेंगे कि ये टेस्ट जो हमने बनाया था कि सही वैलिड है या नहीं है। मेजर्स ऑफ रिलेशन में जब हम देखते हैं तो स्कोर्स का जो है बेसिकली इसमें आता है टीचर फीडबैक और मार्क्स जो हम मिड में गेन करते हैं, और वो उसके बारे में आ जाता है कि आपने जो है मिड में कितने मार्क्स गेन किए और कितने नहीं मार्क्स गेन किए। यहाँ पर Pearson correlation coefficient है। The Pearson correlation coefficient measures the strength and direction of the linear relationship between two continuous variables. It ranges from -1 to +1, where -1 indicate a perfect negative linear relationship, +1 indicate a
perfect positive linear relationships, and 0 indicate no linear relationship. For example, if there is a high positive correlation between the time spent studying and test scores, a high Bayesian correlation coefficient would be expected. कि अगर आपने एक स्पेसिफिक टाइम एक अपनी स्टडीज़ के अपनी टेस्ट की स्टडी में लगाया है, तो वो आपका जो है उसमें सही जो है आपका रिज़ल्ट भी एक्सपेक्ट किया जाएगा, क्योंकि बेसिकली आपने कॉन्टीन्यूस बैठकर एक चीज़ को स्टडी किया है, तो इट मीन्स कि आपने उसके बारे में कोई ना कोई तो नॉलेज गेन की होगी ना, कोई ना कुछ तो पढ़ा होगा ना, कुछ ना कुछ तो उसके बारे में लिखोगे ना। तो इसलिए जो इसमें जो उन्होंने पैरिसन की कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिस्क्राइब किया है, तो इसमें ये बताया कि आपके पास या तो एक नेगेटिव पॉइंट है या फिर एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट जो है वो आपका लीनियर माइनस नेगेटिव पॉइंट में आ जाएगा कि आपने तैयारी है तो नहीं की, आपने उस तरह से उसको अटेंशन नहीं दी उस चीज़ को पढ़ने में। और अगर आपका पॉजिटिव लीनियर रिलेशन है तो आपने उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की, आपने अगर 1% भी मेहनत किया है तो वो आपका नज़र आएगा। और बीच का ज़ीरो है तो इट्स मीन कि आपने इसका कोई मूवमेंट ही नहीं हुई, ठीक है ना, आपने इसके अंदर आपने पढ़ा भी है और आपको समझ भी नहीं आई, मीन्स कि कोई मूवमेंट नहीं हुई इसके बारे में। स्पेंसर रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, इसमें ऑर्डिनल इंटरवल और बाकी सारी ग्रेडिंग आती है। ऑर्डिनल और इंटरवल के बारे में इसमें बात किया गया है। द Spearman assesses the strength and direction of a monotonic relationship between two variables. It is used when the relationship between variable may be not be strictly linear. It is based on the rank of the data rather than the actual value, making it less sensitive to the outer linear. This measures in appropriate for ordinal और interval data. इसमें ordinal और interval data basically आपने simple data enter करना होता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टाइप्स आ जाएंगी, जिसमें ग्रेड नॉर्म्स में वो कहता है कि आपके जो है मार्क्स आपकी जो है वो मेजर किए जाते हैं। ग्रेड नॉर्म्स आर टाइप्स ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड इन एजुकेशनल असेसमेंट टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट विद इन अ स्पेसिफिक ग्रेड लेवल, कि आप ही के लेवल में कितने स्टूडेंट ने कितने ग्रेड हासिल किए और किस तरह के हासिल किए, जिसमें A+ ग्रेड है, B+ ग्रेड है, तो A+ ग्रेड के कितने स्टूडेंट हैं और B+ ग्रेड के कितने स्टूडेंट हैं या A ग्रेड के कितने स्टूडेंट हैं, तो ये मेजर करते हैं वो ग्रेड नॉर्म के थ्रू। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर एज नॉर्म्स में भी आपकी जो है बेसिकली आ जाता है कि आपकी क्लास के आपके मेंटल कैपेबिलिटी के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कितने नंबर हासिल किए हैं। एज नॉर्म्स आर द टाइप्स ऑफ कि एज नॉर्म आपके एज के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने कितने जो है टेस्ट में मार्क्स गेन किया। फॉर एग्जांपल अगर ये एज नॉर्म जो है हायर लेवल के लिए भी यूज़ होता है, इसमें जो है आईएल्स का टेस्ट आ गया, कोई लैंग्वेज टेस्ट हो गया, या फिर आपके पास कोई स्किल का आपका कोई टेस्ट है, तो इसमें आपके एज नोम में आपका ये होता है बेसिकली ये साइकोलॉजी और एजुकेशन में यूज़ किया जाता है और इसमें जो है आप ही की एज के स्टूडेंट्स होते हैं। इसमें ये हाई लेवल पे भी यूज़ होता है, जैसे CSS के टेस्ट होते हैं, इसमें एज लेवल एक ही होता है, लेकिन मोस्टली डिफरेंट लेवल के भी होते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली एज लेवल एक ही होता है और वो आपका टेस्ट होता है और उसमें आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। और यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर परसेंटेज फिर आ गया कि यहाँ पर परसेंटेज में आपका देखा जाता है कि आपने कितनी परसेंटेज हासिल की है। अगर ईच रिप्रेजेंटिंग 1% ऑफ द डाटा, a percentage is a measure that indicates the percentage of data point in a distribution that falls below or are equal to a specific value. It divided a dataset into 100 equal parts, each present 1% of the data. अब आपका जो भी एक भी मिनिमम भी परफॉर्मेंस होगी वो आपकी जो है परसेंटेज से जो है देखी जाती है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी है, नंबर्स ऑफ वैल्यूज बिलो और इक्वल्स टू द टारगेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यू इन द डाटा सेट।
ये आपकी इस तरीके से परसेंटेज निकाली जाती है बेसिकली। असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है इसको, और इसमें जो है आपकी बेसिकली परफॉर्मेंस ही जज होती है कि आपने कितनी परफॉर्मेंस हासिल की है। परसेंटेज से ये होता है कि आपकी ओवरऑल रैंकिंग हो जाती है, जैसे उसमें ग्रेडिंग करने के लिए आसानी हो जाती है। हम जब इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट स्कोर में ओवरऑल के लिए सबसे पहले जब हम असेसमेंट लेने के बाद, हम अपनी तमाम प्रोसेस होने के बाद जब हम उसकी ग्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो हम उसकी ग्रेडिंग करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट या उसकी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये इन स्केल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो यूज़ किया जाता है। और उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली मेजर की जाती है कि आपका सेंट्रल परफॉर्मेंस क्या है टेस्ट का। और उसके बाद मेजर ऑफ वैलिबिलिटी भी उसी के अंदर हो रही होती है कि हम देख रहे होते हैं कि हमारा वैलिड टेस्ट कितना है कितना नहीं है, और हम जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी ऑथेंटिक है कि नहीं है ऑथेंटिक। और उसके बाद हमारा जो है एंड में ये होता है कि हम नॉर्म्स के थ्रू रिलेशन देख रहे होते हैं इसका, कि सोसाइटी बेस्ड और टीचर और स्टूडेंट फीडबैक क्या आ रहा है, और सोसाइटी बेस्ड इसका क्या परफॉर्मेंस है, और इसकी क्या जो है आउटकम हमारे पास आता है। अगर हमारे पास पॉजिटिव वे में आउटकम होगा तो इट्स मीन कि वैलिड था, और इसकी स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी ऑथेंटिक थी, ट्रू थी, और आपका टेस्ट जो है सही था। और अगर हमारे पास ये नेगेटिव में आएगी तो इट्स मीन कि आपको इस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है, और इसमें कुछ चेंजेस आए करेंगे हम अपने डेरिवेशंस यूज़ करते हुए, हम अपने स्टेप्स को यूज़ करते हुए, बेसिक स्केल्स को यूज़ करते हुए जब हम इसके अंदर चेंजिंग करेंगे तो वो हमारी परफॉर्मेंस में बेहतरी लाएंगे। थैंक यू।